हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीके क्लासेस। आज हम लोग सेट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। भारत का राष्ट्रगीत, भारत का जो राष्ट्रगीत वंदे मातरम है, किस भाषा में रचा गया है? तो भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम जो कि संस्कृत भाषा में रचा गया है। अब बात करते हैं वंदे मातरम। ये वंदे मातरम को रचने वाले इनके रचयिता क्या है? इनके रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। इनका एक उपन्यास था आनंद मठ। आनंद मठ से वंदे मातरम को क्या किया था? लिया गया था। अब नेक्स्ट आता है, इसकी जो रचना हुई थी, वंदे मातरम की रचना कब हुई थी? 1882 में इसकी क्या हुई थी? रचना हुई थी। सर्वप्रथम वंदे मातरम सबसे पहले 1896 कलकत्ता सेशन में ये गाया गया था, जिसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे वो कौन थे? रहमतुल्लाह शाहीनी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। नेक्स्ट 1911 में 1911 में जनगण मन पहली बार आईएनसी द्वारा गाया था। आईएनसी द्वारा गाया था जनगण मन, जो कि कलकत्ता सेशन में गाया गया था। नेक्स्ट होता है राष्ट्रगीत। और जो जनगण मन, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को संविधान निर्मात्री सभा ने 24 जनवरी 1950 को क्या किया था? अपनाया था। और जनगण मन, इसके रचयिता का नाम क्या है? रविन्द्रनाथ रविन्द्रनाथ टैगोर इसके रचयिता का नाम है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। एल नीनो का संबंध किस महासागर में तापमान की अनियमितता से है? तो इसका आंसर है प्रशांत महासागर। अब अल नीनो का प्रभाव क्या पड़ता है? अल नीनो का प्रभाव होता है, अल नीनो एक गर्म धारा है, गर्म जल धारा है। इसका प्रभाव भारतीय मानसून पर सबसे ज्यादा पड़ता है। भारतीय मानसून पर क्या करता है? सबसे ज्यादा पड़ता है भारतीय मानसून पर। भारतीय मानसून पर सबसे ज्यादा पड़ता है। जब भी अल नीनो का इफेक्ट होता है तो भारत का जो मानसून होता है वो कमजोर हो जाता है। इसका मतलब होता है कि जो वर्षा में कमी आ जाती है, वर्षा में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। नेक्स्ट एक और होती है लाल लीनो। लाल नीनो ये ठंडी धारा है, ये ठंडी जल धारा है। और इससे क्या होता है? भारत का जो मानसून होता है वो मजबूत होता है। भारत का मानसून मजबूत होता है तो यहाँ पे वर्षा अधिक होने की संभावना होती है। वर्षा अधिक होने की यहाँ पे क्या होती है? संभावना होती है। अब बात करते हैं प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है और यहीं पे विश्व का सबसे गहरा ट्रेंच, या सबसे गहरा ट्रेंच जिसको बोलते हैं मेरियाना गर्त, मेरियाना गर्त, जो कि लगभग 11 किलोमीटर फैला हुआ, मतलब इसकी गहराई है। ये भी कहाँ पाया जाता है? ये भी प्रशांत महासागर में ही पाया जाता है। कितने महासागर हैं? 5 महासागर हैं। टोटल कितने महासागर हैं? 5 महासागर हैं। सबसे पहला महासागर प्रशांत महासागर, दूसरा महासागर हिंद महासागर, तीसरा महासागर अटलांटिक महासागर, चौथा महासागर आर्कटिक महासागर और पांचवा महासागर दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर एकमात्र महासागर है या एकमात्र ओशियन है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा हुआ है, वो है हिंद महासागर। हिंद महासागर का नाम भारत के नाम हिंदुस्तान के नाम पर इसका हिंद महासागर नाम पड़ा हुआ है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों को किसकी हत्या के लिए फांसी की सजा दी गई थी? तो इन तीनों को जेपी सैंडर्स की हत्या के लिए इनको फांसी की सजा हुई थी। और फांसी की सजा कब हुई थी? 23 मार्च 1931 में। और जेपी सैंडर्स की इन्होंने हत्या कब करी थी? 17 दिसंबर 1928 में हत्या की थी। इसी से संबंधित इन तीनों पर लाहौर षड्यंत्र केस चलाया गया था। और इस केस के तहत इनको क्या किया गया था? 23 मार्च 1931 को तीनों को क्या कर दिया था? फांसी की सजा सुनाई गई थी। नेक्स्ट
बात करते हैं भगत सिंह। भगत सिंह ने 1926 में लाहौर में एक नौजवान सभा की स्थापना की थी। नौजवान सभा की स्थापना की थी। भगत सिंह की एक पुस्तक है, कौन सी है? वाई आई एम एथिस्ट, मतलब मैं नास्तिक क्यों हूं, ये इनकी एक बुक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है मणिकर्णिका निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम था? तो इसका आंसर है मैडम, सॉरी, रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से थी? झांसी से। इनकी शादी हुई थी झांसी के राजा गंगाधर राव से, इनकी शादी हुई थी। गंगाधर राव से इनकी शादी हुई थी। और ये मूल रूप से ग्वालियर की रहने वाली हैं। ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। इनका अन्य नाम मनु भी है, इन्हें मनु भी कहा जाता था। इनके गुरु का नाम, इनके गुरु का नाम है तात्या टोपे। तात्या टोपे। बात आती है 1857 की क्रांति में इन्होंने क्या किया? भाग लिया। अब भाग लेने का मुख्य कारण ये था कि इन्होंने गोद में गोद लिया था जिसका नाम था दामोदर। इनके यहाँ कोई पुत्र नहीं था, तो इन्होंने दामोदर राव को गोद लिया था, जो कि जो कि राज्य हड़प नीति के खिलाफ था। राज्य हड़प नीति, राज्य हड़प नीति, राज्य हड़प नीति जो कि डलहौजी ने चलाई थी। डलहौजी इसने स्टार्ट की थी। और राज्य हड़प नीति का मतलब है कि अगर किसी के यहाँ पुत्र या पुत्री नहीं है तो वो क्या नहीं कर सकता? गोद नहीं ले सकता है, बल्कि वो राज्य किसका हो जाएगा? वो अंग्रेजों के अधीन हो जाएगा। तो ये राज्य हड़प नीति से संबंधित है। और इनकी जो मृत्यु हुई थी, इनकी जो मृत्यु हुई थी 1857 की क्रांति में ही, मतलब लड़ते लड़ते 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास इनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। और इनका सामना कौन कर रहे थे? अंग्रेज कमांडर ह्यूरोज। ह्यूरोज ह्यूरोज इनको एक कोटेशन देते हैं कि एकमात्र अकेली मर्द थी, मतलब 1857 की क्रांति की एकमात्र अकेली मर्द जो कि रानी लक्ष्मीबाई थी। मैडम कामा, मैडम बीकाजी कामा, इन्होंने किया हुआ था 1907 में जर्मनी के स्टटगर्ड, जर्मनी के स्टटगर्ड में विश्व धर्म सम्मेलन चल रहा था। वहां पे पहली बार भारतीय तिरंगा फहराया था। पहली बार भारतीय तिरंगा फहराया था। इन्हीं को बोलते हैं मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरी। मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरी इनको बोला जाता है। अब बात करते हैं सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू है भारत की पहली भारतीय महिला जो कि 1925 में आईएनसी की अध्यक्ष बनती है कानपुर सेशन में। कानपुर सेशन में आईएनसी की क्या बनती है? अध्यक्ष बनती है। भारतीय महिला थी, पहली भारतीय महिला। लेकिन उसके बाद आता है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष बनती है। एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता सेशन में पहली महिला अध्यक्ष बनती हुई। और एनी बेसेंट ही 1916 में ये क्या करती हैं? होम रूल लीग चलाती हैं। होम रूल लीग चलाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू क्या है? भारत की पहली महिला राज्यपाल। भारत की पहली महिला राज्यपाल। और किस प्रदेश की बनती है ये पहली महिला राज्यपाल? उत्तर प्रदेश की ये पहली महिला राज्यपाल बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल रानी की बाव कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है पाटन, गुजरात में। इसका आंसर है पाटन, गुजरात में। और गुजरात में एक और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसका नाम है धौलावीरा। धौलावीरा। अब बात करते हैं यूनेस्को। यूनेस्को इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। और इसका फुल नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल नेम है। और रानी की बाव जो कि वर्तमान में 100 का नोट है, इसके पीछे इसका चित्र अंकित है। अब बात करते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत में अभी वर्तमान में कितनी है? 44। कितनी है? 44। 44 में से 7 अमूर्त हैं, एक जो कि क्या है? मिक्स है। और ये कहाँ पे है? सिक्किम में। और कौन सी है? कंचनजंगा। और 36 क्या है?
36 है मूर्त। अब इसमें आते हैं 44। 44 नंबर की वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है? मद्रास मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है। ये पे कहाँ पे है? तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट आता है 43rd नंबर की जो हेरिटेज साइट है वो कौन सी है? मोइदम। मोइदम असम राजवंश से ये संबंधित है, असम में स्थित है। 42nd 42nd कौन से? होयलेश्वर मंदिर। होयलेश्वर मंदिर है जो कि कहाँ पर है? कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट कोणार्क। कोणार्क में एक मोस्ट फेमस मंदिर है सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर ये कहाँ है? कोणार्क उड़ीसा में प्रेजेंट है। और इसी को क्या बोला जाता है? ब्लैक पगोड़ा। ब्लैक पगोड़ा भी इसको बोला जाता है। और इसका जो निर्माण है गंग वंश के शासक नरसिंह देव फर्स्ट। नरसिंह देव फर्स्ट ने इसका निर्माण कराया था। लगभग 1250 ईस्वी के आसपास इसका निर्माण कराया था। नेक्स्ट सिंधु घाटी सभ्यता एक थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। अब आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का पहला शहर कौन सा खोजा गया था? हड़प्पा 1921 में। कि कौन खोजते हैं? दयाराम साहनी। दूसरा शहर मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो कि 1922 में खोजा जाता है। राखलदास बनर्जी द्वारा इसको खोजा जाता है। और यह सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का, सिंधु घाटी का सभ्यता का पूरे सबसे बड़ा शहर था। इसी को क्या बोला जाता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को क्या बोला जाता है? मृतकों को टीला। यहीं पे विशाल अन्नानागार, स्नानागार और डांस करती हुई एक मूर्ति मिलती है कांसे की नर्तकी की मूर्ति। अब बात करते हैं गुजरात। गुजरात में एक और सिंधु घाटी सभ्यता का शहर है जिसको बोलते हैं लोथल। लोथल यहाँ पे क्या मिला था? यहाँ पे सबसे बड़ा बंदरगाह था। उसके बाद आता है कालीबंगा। कालीबंगा यहाँ पे क्या मिलता है? जुते हुए खेत के साक्ष्य, काली चूड़ियां। इसी के नाम से इसका कालीबंगा नाम रखा गया था। भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? वो है राखीगढ़ी। भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है राखीगढ़ी जो कि कहाँ पे स्थित है? हरियाणा। चहुंदड़ो एक और स्थान है चहुंदड़ो। चहुंदड़ो जो कि मन के बनाने का कारखाना यहाँ से मिला था। मन के बनाने का कारखाना के लिए ये क्या है? प्रसिद्ध है। जो सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी और यहाँ पे मात्र सत्ता थी। मात्र सत्तात्मक सत्ता यहाँ पे स्थापित थी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अबुल कलाम आजाद द्वारा लिखी गई है? अब्दुल कलाम आजाद द्वारा। तो ये पुस्तक है द लाइफ ट्री। इन्हीं को क्या बोला जाता है? अब्दुल कलाम आजाद को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। तो ये भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। 2002 में से 2007 में ये भारत के राष्ट्रपति भी थे। नेक्स्ट समुद्री गोंडवाना जीवाश्म पार्क कहाँ स्थित है? समुद्री गोंडवाना जीवाश्म पार्क ये कहाँ स्थित है? ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। ये मध्य प्रदेश से 1 नवंबर 2000 को क्या हुआ था? अलग हुआ था। और छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर है। भारत का पहला डायनासोर पार्क कहाँ स्थित है? यह है गुजरात में।
बात करते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के कुछ नेशनल पार्क। नेशनल पार्क कौन कौन से नेशनल पार्क हैं छत्तीसगढ़ में? इंद्रावती, कांगेर घाटी, गुरु घासीदास। गुरु घासीदास, ये इसके नेशनल पार्क हैं। टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व कौन सा है? इंद्रावती टाइगर रिजर्व है। गुरु घासी तमोर पिंगला। गुरु घासी तमोर पिंगला, ये टाइगर रिजर्व है। ये वर्तमान में 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था इसको। अचानकमार टाइगर रिजर्व भी यहाँ पे स्थित है और उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व भी यहाँ पे उपस्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन वस्तु एवं सेवा कर, जिसको बोलते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं, के संबंध में सत्य नहीं है? मतलब कौन सा कथन इसमें सत्य नहीं है? या एक अप्रत्यक्ष कर है, यही सही नहीं है। क्योंकि जो जीएसटी है वो कैसा है? अप्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष कर नहीं है, अप्रत्यक्ष कर है। मतलब इनडायरेक्ट तरीके से ये लोगों पे लगता है। अब बात करते हैं जीएसटी। जीएसटी कब आया था? 101वां संविधान संशोधन हुआ था 2016 में, तब जीएसटी आया था। और किस समिति की सिफारिश पे आया था? विजय केलकर समिति। विजय केलकर समिति की सिफारिश पर ये लाया गया था। और 1 जुलाई 2017 से ये पूरे देश में लागू हुआ था। पहला राज्य जिसने इसको अपनाया था वो असम था। पहला राज्य जिसने इसको अपनाया था वो असम था। और लास्ट, अंतिम राज्य जिसने इसको अपनाया था, मतलब लागू किया था, वो था जम्मू कश्मीर। अब बात करते हैं जीएसटी। जीएसटी कौन से आर्टिकल्स में दिया है? जीएसटी 279 ए आर्टिकल्स में इसको दिया गया है। अब बात करते हैं जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल की हर 6 महीने में क्या होती है? बैठक होती है। उसकी अध्यक्षता कौन करती है? वित्त मंत्री। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? वित्त मंत्री होते हैं। वर्तमान में जो वित्त मंत्री हैं वो निर्मला सीतारमण है। वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। अब जब भी आगे चेंज होगा तो इसको आप लोग अपडेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश, विश्व में पहला देश कौन सा था? फ्रांस। 1954 में ये क्या करता है? लागू करता है। अभी वर्तमान में जीएसटी की 3 स्लैब हैं। ओनली कितनी स्लैब है? 3 स्लैब। 3 स्लैब हैं। कितनी? 5% टैक्स लगेगा, 18% टैक्स और 40% टैक्स। ये 5 स्लैब जीएसटी के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु कितनी होती है? मतलब रिटायरमेंट की आयु उनकी कितनी होती है? तो वो आंसर है 65 वर्ष। हाई कोर्ट में जो जज होते हैं उनकी जो सेवानिवृत्त आयु या रिटायरमेंट एज होती है वो होती है 62 वर्ष। ये हाई कोर्ट की है और ये 65 वर्ष सुप्रीम कोर्ट की है। अब बात करते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में स्थित है। सॉरी, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में स्थित है। और ये आर्टिकल नंबर 124 में सुप्रीम कोर्ट से संबंधित बात की गई है। आर्टिकल नंबर 129 में सुप्रीम कोर्ट क्या है? एक अभिलेख न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट के जो जज, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? वो प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति करता है। और अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति प्रेसिडेंट करता है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट कब बन गया? इसका उद्घाटन कब हुआ था? 28 जनवरी 1950। 1950। और ये भारत शासन अधिनियम 1937 के तहत ही इसको बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल नंबर 32 के तहत, आर्टिकल नंबर 32 के तहत 5 प्रकार की रिट दायर कर सकते हैं अगर किसी भी नागरिक के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है। आर्टिकल नंबर 32 जो कि संवैधानिक उपचारों की आत्मा का अधिकार है, इसको बी आर अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 32 को कहा है। अब 5 प्रकार की रिट है तो इसके नाम है। सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा कौन सा है? परमादेश, परमादेश। तीसरी रिट प्रतिषेध। चौथी रिट उत्प्रेक्षण, उत्प्रेषण। और 5वीं रिट कौन सी है? अधिकार प्रक्षा, अधिकार प्रक्षा इसमें है। पहले जज जो कौन से हैं वो है हीरालाल कानिया, हीरालाल जे कानिया।
ये सुप्रीम कोर्ट के पहले भारतीय जज थे। तो ये सेट यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और ये क्वेश्चंस हैं जैसे इनका डिटेल दिया जा रहा है, आगे भी कल फोर्थ सेट पेपर आएगा, आगे भी और कंटिन्यू आएगा, तो इसलिए इस चैनल को बीके ऑनलाइन क्लासेस को क्या करिए आप लोग सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन दबा लीजिएगा, जिससे कि जो भी वीडियो आती है तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू सो मच।